हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल नाथ एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गुप्त प्रशासन यानी कि गुप्त पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, नहीं तो बीच में स्किप करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या था हमारा गुप्त प्रशासन। गुप्त प्रशासन में सबसे पहले क्या है कि राजा जो था वो दैवीय अधिकार रखता था, यानी कि राजा को एज ए देवता सभी लोग मानते थे। राजा का जो भी डिसीजन होता था वो सारी प्रजा एज ए देवता वो ये मानते थे कि जैसे उनके परमात्मा ने उनको ये चीज़ बोली है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी बात को बड़े अच्छे से मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, मौर्यों के समान केंद्रीकृत नहीं था परंतु राजा का विशेष महत्व था। जैसे मौर्य पीरियड में हमने देखा कि मिनिस्टर्स तो थे लेकिन उनका ज़्यादा रोल होता था। इस टाइम पे भी मिनिस्टर्स तो थे लेकिन ज़्यादा रोल मेन इम्पोर्टेंट किसकी थी, इम्पोर्टेंस किसकी, राजा की थी। इस टाइम पे सामंती व्यवस्था का भी विकास हुआ। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे सबसे पहले देश, सेकंड नंबर पे भुक्ति, फिर विषय और लास्ट में ग्राम थे। यानी कि देश का जो मेन हेड होता था उसको गोपना बोलते थे। भुक्ति का मीन्स है प्रांत या स्टेट। अब इसका जो हेड होता था उपरिक, विषय का जो हेड होता था विषयपति, ग्राम के हेड को क्या बोलते थे, ग्रामिक। ये वाले कुछ नेम्स जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि विषय के मुखिया को क्या बोलते थे, विषयपति आएगा, ग्राम के मुखिया को ग्रामिक, ऐसे। नेक्स्ट आ जाता है अब गुप्त समाज कैसा था। इसमें क्या था, वर्ण व्यवस्था में जटिलता बढ़ी। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें जटिलता बढ़ी। उपजातियों का भी उदय हुआ। जातियां तो थी, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो थे, लेकिन उसके अलावा उनकी आगे नीचे वाली और जातियां भी हुई और जातियां भी स्टार्ट हो गई। कामस्थ जाति का प्रथम वर्णन। इनकी उपजातियों में सबसे पहले जाति कौन सी थी, कामस्थ जाति। ये सबसे पहले इसके बारे में पता चला। और इस टाइम पे दास अछूतों की स्थिति बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी। पहले भी लो थी लेकिन इस टाइम पे और लो चली गई। और स्त्री की स्थिति भी, यानी कि जो विमेंस के कंडीशंस थी वो भी और लो चली गई, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अब गुप्त अर्थव्यवस्था क्या थी। गुप्त अर्थव्यवस्था में क्या क्या आता है कि कृषि अर्थव्यवस्था का आधार, जो मेन इनका मोटिव था वो क्या था, कृषि था। कृषि पर ही ये इनकी जो इकोनॉमी थी वो डिपेंडेंट थी। इस टाइम पर टैक्स कितने थे, 1/4 से 1/6 तक के टैक्सेस थे। व्यापार के लिए श्रेणी व्यवस्था थी। अब व्यापार के लिए श्रेणी यानी कि श्रेणियों के अकॉर्डिंग व्यापार होता था। इसके अध्यक्ष को ज्येष्ठ कहा जाता था। जो व्यापार करने के हेड होते थे उनको बोलते थे ज्येष्ठक, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें ताम्रलिपि प्रमुख बंदरगाह और उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इस टाइम पे जो ताम्रलिपि थी वो प्रमुख बंदरगाह थी और उज्जैन एरिया जो था वो व्यापारिक केंद्र मुख्य था। यानी कि ज़्यादा जो व्यापार होता था उज्जैन से स्टार्ट होता था। इसी टाइम पे और क्या है कि जो स्वर्ण सिक्का, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस टाइम पे। स्वर्ण सिक्का यानी कि गोल्ड के सिक्के चले जिसको बोला गया दिनार। चांदी के सिक्के को बोला जाता था रुपये का। और इस टाइम पे भूमि दान का विस्तार भी हुआ। ये जो कॉइन्स है इसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि समटाइम एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं कि गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्के उनका क्या नाम था, तो वो था दिनार। चांदी के सिक्के का नाम क्या था, रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त धर्म। अब ये धर्म क्या था, गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव थे। मंदिर निर्माण का प्रारंभ हुआ। इस टाइम पे मंदिर निर्माण का भी प्रारंभ हुआ। अब प्रमुख मंदिर कौन से थे, इसमें प्रमुख मंदिर था देवगढ़।
जो कहा था झांसी में था। और इस मंदिर में, ये मंदिर था किसका, ये विष्णु भगवान के 10 अवतार मंदिर में था। यानी कि इस मंदिर में विष्णु भगवान के 10 अवतारों के बारे में बताया था, और उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा था, उनका विराट अवतार। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट रहता है, अब गुप्त कला के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। गुप्त कला में क्या क्या फेमस है, जैसे वास्तुकला, चित्रकला, मूर्ति कला, साहित्य का विकास हुआ इस टाइम पे। वास्तुकला, इन सभी कलाओं का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। नागर शैली का भी बहुत अधिक विस्तार हुआ, और बौद्ध जैन के साथ साथ हिंदू धर्म के मूर्ति का भी निर्माण हुआ। यानी कि बौद्ध मौर्य के टाइम पे बौद्ध धर्म का तो विकास था, लेकिन उसके साथ साथ इस टाइम पे हिंदू धर्म की मूर्तियों का भी निर्माण किया जाने लगा। और बुद्ध के मूर्ति स्पर्श मुद्रा की मूर्ति का निर्माण इसी टाइम पे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है अजंता है बाघ गुफा चित्रकारी का विकास। इसी टाइम पे अजंता और बाघ जो गुफाएं हैं, उस पर जो चित्रकारी की गई है, उसके ऊपर जो आर्ट की गई है, उसका जो जितना भी ज़्यादा डेवलपमेंट थी वो किस टाइम पे हुई, गुप्त पीरियड में ही हुई। ठीक है, अब अजंता कहाँ पर, अजंता गुफाएं कहाँ पर होती है, वैसे औरंगाबाद में। अजंता में मेन क्या है, ये बौद्ध महायान के चित्र है। इसमें अजंता गुफा में ज़्यादा क्या आपको देखने को मिलेगा, बौद्ध महायान के पिक्चर्स मिलेगी। और बाघ जो गुफाएं हैं ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में। इसमें क्या है, लोक जीवन चित्र है। यानी कि गुप्त पीरियड के जो लोगों का नॉर्मल जो लाइफ एक्सपीरियंस था, जैसे जैसे वो रहते थे, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। अब गुप्त पीरियड की राजकीय भाषा क्या थी, राजकीय भाषा संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे। इसी टाइम पे कुछ और कह लो कि लिटरेचर भी थी, कुछ बुक्स लिखी गई फेमस है, वो क्या थी, कालिदास की रचनाएं थी। कौन कौन सी है, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमवश्य, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतु संहार। ये कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिनमें से कई बार कोई भी किसी भी बुक का नेम लेकर, या 2-3 बुक्स का एज ए किसकी रचना थी, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें ये किसकी है, कालिदास की रचना थी। ठीक है, अब अभिज्ञान शकुंतलम का जो यूरोपीय भाषा में प्रथम अनुवाद हुआ, ये सिर्फ, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम इसमें से ऐसी थी जिसका फर्स्ट टाइम यूरोपीय भाषा में क्या किया गया, अनुवाद किया गया, और विश्व की ये 100 प्रसिद्ध रचनाओं में से अपना प्रथम स्थान रखती है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड की 100 पर फेमस लिटरेचर्स है, जिसमें से ये सबसे बेस्ट कौन सी है, ये अभिज्ञान शकुंतलम सबसे फर्स्ट नंबर पे है ये। ठीक है, अब कुछ और भी थी, जैसे पंचतंत्र किसने लिखी, विष्णु शर्मा ने। कामसूत्र किसकी थी, वात्सायन की। अमरकोश अमर सिंह की। नीति संहार कामनंद की। मृच्छकटिकम शूद्रक की। ठीक है, और आर्यभट्ट की क्या, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्यभट्ट ने क्या क्या किया, आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत, 10 जीविका, दशमलव, पाई यानी कि जो मैथ का साइन है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सारा कुछ किसने फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन किया जी, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट आ जाते हैं, वारामिहिर ने क्या क्या किया। वारामिहिर ने क्या बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की तथा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने ये बताया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और वारामिहिर ने ये बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर तो लगाती है, लेकिन इसके साथ साथ ही चंद्रमा जो भी है वो भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, ये ऑल ओवर जो हमारा सोलर सिस्टम के बारे में इन दोनों ने मिलकर बताया। नेक्स्ट क्या है, ब्रह्मगुप्त क्या है, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखी। इसमें क्या है कि भारत इसी को, ब्रह्मगुप्त को भारत का जो है न्यूटन भी बोला जाता है। चकटियम किसने लिखी, मुद्रक ने लिखा। दशकुमार किसने, दंडन की रचना है ये कुछ ऐसी फेमस है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जितनी भी मैंने आपको लिटरेचर्स बताई यहाँ से यहाँ तक लेकर, ये
कह लो कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चले जाओ, आपको 1 या 2 क्वेश्चन इनमें से देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बस इन्हीं रचनाओं की वजह से गुप्त काल को ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। आपको कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्डन पीरियड किसे बोला जाता है हमारी हिस्ट्री में, तो वो कौन सा टाइम पीरियड होएगा? गुप्त एम्पायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। एंड प्लीज़ जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, तो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक ज़रूर करिए। इससे क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन आती है, तो मैं आपके लिए डे टू डे को अच्छे से अच्छा मटेरियल लेकर आती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक, अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक एंड इंस्टाग्राम सबका लिंक मैं शेयर कर दूँगी। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स उन भी चैनल से जुड़िए ताकि आपको इससे और बेनिफिट्स मिल सके। इसके पीडीएफ मैं वहीं पे शेयर करती हूँ, तो इसकी पिक्स या पीडीएफ सारी डिटेल वहीं पे आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।